we are going to explain now the female reproductive part of the plant. पिछले क्लास में आपने एंड्रोशियम को देखा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट का। अब हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोशियम। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका यूनिट हमने देखा था। कौन सा था इसका यूनिट? कार्पेल या पिस्टिल। अगर किसी फ्लावर में फ्लावर विथ ओनली वन कार्पेल तो इसको हम लोग पिस्टिल भी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी पिस्टिल को हम लोग कलेक्टिव कार्पेल्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल पर दोनों को सिनोनिमस ही माना गया है, यानी कार्पेल या पिस्टिल दोनों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है कार्पेल और पिस्टिल। अब हम लोग देखें कार्पेल का स्ट्रक्चर। कार्पेल या पिस्टिल क्या है? कार्पेल या पिस्टिल यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल कहा जाएगा, जैसे माइक्रो स्पोरोफिल था एंड्रोशियम में स्टेमेन, यहाँ पर कार्पेल है। तो कार्पेल को हम लोग डिटेल में देखें। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल हम लोग देख चुके हैं। नाउ इज द कंडीशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल। तो एक मेगा स्पोरोफिल में भी जैसे स्टेमेन में देखा था दो पार्ट किया था, फिलामेंट और एंथर, यहाँ तीन पार्ट करते हैं। कौन कौन सा तीन पार्ट है इसमें? थ्री पार्ट्स में कौन कौन आएंगे? सबसे पहले ऊपर ब्रॉडर पार्ट आएगा स्टिग्मा, नेक्स्ट वन इज स्टाइल एंड बेसल पार्ट इज ओवरी अटैच्ड ऑन द थैलेमस। ये थैलेमस है और थैलेमस के ऊपर एक ओवरी है और इसका स्टाइल और इसके ऊपर में एक प्लेटफॉर्म है रिसेप्टिव, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहेंगे। स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं मेगा स्पोरोफिल या कार्पेल। अब देखिए सबसे पहले तीनों का मेन फंक्शन क्या है? स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? स्टिग्मा है क्या? ये सबसे ऊपर में ये बेसल पार्ट है और ये सबसे टर्मिनल पार्ट है। तो ये जो टर्मिनल पार्ट है कार्पेल का वो फ्री एंड भी कह सकते हैं उसको। पिस्टिल का फ्री एंड है जो एक रिसीविंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। अगर पॉलन आता है पॉलिनेशन से तो उस पर वो रिसीव होता है। तो एक तो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वहाँ पर एक रिएक्शन होती है कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी की, उसी स्पीसीज का वो पॉलन है या नहीं। अगर है तो फिर फर्दर उसका ग्रोथ वहाँ पर प्रिवेल कराया जाएगा, उसके लिए फैसिलिटी दी जाएगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसका फर्दर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो ये क्या है? स्टिग्मा। टर्मिनल कह सकते हैं इसको। दूसरी तरह का ये जो एंड है या उसको फ्री एंड कह सकते हैं। फ्री एंड प्लेटफॉर्म लाइक रिसीविंग स्ट्रक्चर। इसको रिसीव करेगा स्ट्रक्चर फॉर पॉलेंस को रिसीव करेगा। और क्या काम है इसका? इट पार्टिसिपेट इन कंपैटिबिलिटी दोस्ताना और रिजेक्शन करने के लिए इन कंपैटिबिलिटी इंटर एक्शंस। यहाँ पर कुछ खास केमिकल हैं जो स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इनका जो रिएक्शन होगा इसके आधार पर आगे तय होगा कि पॉलन का फर्दर ग्रोथ हो या नहीं हो। यह है स्टिग्मा। नेक्स्ट है स्टाइल।
अस्टाइल एक कनेक्शन है ओवरी और स्टिग्मा के बीच में। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये मोस्टली हॉलो होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हॉलो होगा ताकि इसके अंदर से जो स्टाइल के अंदर से होकर पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर से अंदर आ सके। लगभग 80% केसेस में ऐसा ही होता है एंजियोस्पर्म में, लेकिन कभी कभी ये सॉलिड भी होता है। तो अगर ये सॉलिड है तो फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ डिस्टर्ब होगा और इस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए नेचर ने इसमें अरेंजमेंट दी है एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम लोग ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं, उसी के थ्रू पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर इस स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रोथ पैटर्न को बनाने के लिए किधर ग्रो करना है, केमिकल का एक लाइन बिछा होता है। यही केमिकल केमोट्रॉपिक मूवमेंट कराता है पॉलन को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फाइनली उसको ओव्यूल की तरफ डायरेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड केमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। और इसमें कुछ केमिकल्स है, बोरोन, आइनोसिटॉल, कैल्शियम, शुगर, इन सबों का एक लाइनिंग है। इसी लाइनिंग के थ्रू पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होते हैं। तो यह है स्टाइल। स्टाइल कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंडर है, पतला सा है और ट्यूबुलर है और कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। और मोस्टली कैसा होगा? मोस्टली हॉलो टू easily facilitate the growth of pollen tube। ये जो है जनरली हॉलो है और इसके अंदर यहाँ जो पॉलन ट्यूब है वो आसानी से ग्रो करता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है और ओवरी की ओर जाता है। यह है ग्रोइंग पॉलन ट्यूब और यह है हॉलो स्टाइल। लेकिन अगर ये सॉलिड हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। इन सम केसेस द स्टाइल इज सॉलिड, ओनली 20% ऑफ केसेस इट इज सॉलिड। इन सम एंजियोस्पर्म्स सॉलिड स्टाइल कंटेन्स, वहाँ पर एक टिश्यू है ट्रांसमिशन टिश्यू, ए लूज टिश्यू है टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इसमें एक और होता है, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होगा वो केमोट्रॉपिक होगा, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। कैसे होगा? क्योंकि इसमें एक केमिकल का लाइन है, एक केमिकल है, ये लाइन, इसमें क्या क्या है? केमिकल लाइनिंग, इसमें बोरोन, आइनोसिटॉल, शुगर, इन सबों का लाइनिंग है जो यहाँ पर पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पॉलन ट्यूब इसी के एलॉन्ग ग्रो करेगा जिधर जिधर एक केमिकल होगा। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है केमोट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो है स्टाइल का फंक्शन। मोस्टली ये कैसा है? हॉलो है। इन सम केसेस इट में बी सॉलिड एंड इन दैट केस देयर इज अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओवरी में, जो मेन पार्ट है जहाँ पर रिप्रोडक्शन का जो सारा डिटेल्ड प्रोसेस होना बाकी है। तो हम लोग आते हैं नाउ, लेट अस मूव टू ओवरी। ओवरी कैसा पार्ट है? बेसल और फूला हुआ है, सोलेन। इसको कुल मिलाकर देखें तो फ्लास्क बेस लाइक स्ट्रक्चर ऑन थैलेमस। थैलेमस के ऊपर अरेंज में है। इसके अंदर यूनिट्स होते हैं। इट कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, वन और मोर ओव्यूल्स।
यह है ओवरी, ए बेसल स्वेलिंग पार्ट है फ्लास्क लाइक थैलेमस के ऊपर। इसके वाल से बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ये जो ओव्यूल्स हैं फ्री भी हो सकते हैं या ग्रुप में भी अटैच्ड हो सकते। तो ओव्यूल यहाँ पर दो तरह से अटैच्ड हो सकते हैं। तो ये जो ओवरी है ये दो तरह का हो गया, मोनो कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी का मीनिंग हुआ कि ओनली वन कार्पेल इन द ओवरी, मतलब कि इसमें जो ओव्यूल होगा ओनली वन होगा, ओनली वन ओव्यूल। एग्जाम्पल है व्हीट। जनरली ये जो सीरियल्स हैं अनाज जैसे व्हीट, गेहूँ, पैडी, धान हो गया, इन सबों में, या एक ही सीड वाला जितना फ्रूट है मैंगो, इन सबों में मोनो कार्पेलरी कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। मल्टी कार्पेलरी में मेनी ओव्यूल्स होगा, मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी। इसमें दो या उससे ज़्यादा सीड का फॉर्मेशन एक ही फ्रूट में होगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका पपाया, बहुत सारे सीड्स हैं एक ही फ्रूट में, ऑर्किड्स, ये सब एग्जाम्पल है मल्टी कार्पेलरी का। ठीक है, अब अगर मल्टी कार्पेलरी है तो ये दो कंडीशन हो सकता है, सारे के सारे कार्पल्स या तो फ्यूज्ड हैं या तो अलग अलग हैं। तो मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है दो तरह का हो सकता है, एपो कार्पस और सिन कार्पस। एपो मीन्स फ्री यूनिट्स और फ्यूज्ड यूनिट्स अगर हैं सब के सब तो उसको सिन कहा जाएगा, और अकेले अकेले हैं तो इसको एपो कार्पस कंडीशन कहा जाता है। एपो एंड सिन जनरल टर्म्स हैं, बायोलॉजी में कई बार इस्तेमाल होते हैं। तो फ्री कार्पेल के लिए हम लोग एपो इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल है लोटस, माइकेलिया, ठीक है, रोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिन कार्पस कंडीशन में कई कार्पेल्स एक साथ फ्यूज्ड हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे टोमेटो, इसके एग्जाम्पल में टोमेटो बहुत सारे सीड्स बहुत सारे कार्पेल्स एक साथ फ्यूज थे और नंबर ऑफ सीड्स में इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से पापावर सोमनीफेरम, टोमेटो तो हो ही गया, चाइना रोज, ये सब में सिन कार्पस कंडीशन एग्जिस्ट करता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है। अब हम लोग आते हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर, अब उसके अंदर टू द पॉइंट जहाँ पर ऐसा कंडीशन होना है। यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशन का फिगर भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू द NCERT। यहाँ पर हम लोग पिस्टिल का डिफरेंट फॉर्म्स डायग्राम में देख सकते हैं। ये हिबिस्कस का है, इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा 1 1 1 है। ये बिल्कुल अकेले है, इसको हम लोग मोनो कार्पेलरी या इक्विवेलेंट टू पिस्टिल कहेंगे। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल है। तो इसमें क्या देखते हैं, मल्टी है लेकिन सिन कार्पस कंडीशन है। सिन मतलब फ्यूज्ड, ये फ्यूज्ड पार्ट है ओवरी और स्टिग्मा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है पापावर मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी। बहुत सारे कार्पेल्स हैं इस पिस्टिल में और सभी फ्यूज्ड हैं। एग्जाम्पल इज पापावर। नेक्स्ट इज मल्टी कार्पेलरी बट एपोकार्पस, मतलब फ्री। सारे यूनिट जो इसके कार्पेल्स के हैं फ्री हैं। इस पिस्टिल में हम देख सकते हैं बहुत सारे कार्पेल्स सब फ्री हैं, किसी का किसी के साथ फ्यूजन नहीं है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, सिन कार्पस, एपोकार्पस और फ्री कंडीशंस ऑफ पिस्टिल। ठीक है, तो अगर किसी एक पिस्टिल में एक ही कार्पेल है, एक ही यूनिट है गायनोसियम में, तो दैट गायनोसियम इज इक्विवेलेंट टू पिस्टिल एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्पेल, दैट इज कॉल्ड मोनो कार्पेलरी पिस्टिल। नाउ वी विल मूव टू द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ओवरी के अंदर में भी कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ओवरी के अंदर जो फर्टाइल स्ट्रक्चर मिलेगा वो है ओव्यूल। ओव्यूल
में इंटेगुमेंट पाया जाएगा। और वॉल ऑफ ओवरी है, वॉल ऑफ ओवरी में से जुड़ा होता है, ये मान लेते हैं एक इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट इसके अंदर है, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू है। ये एक ओव्यूल है, ये है वॉल ऑफ ओवरी। तो क्या ओव्यूल ऐसे ही हैंग करता रहेगा या अटैच्ड होगा? यहाँ पर अटैचमेंट के लिए एक फ्लैट टिश्यू होगा जिसका नाम होगा प्लेसेंटा, और जिस डंठल से जुड़ा होगा उसको कहेंगे फ्यूनिकल, और जहाँ पर जॉइंट होगा उसको कहेंगे हाइलम। इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू है जो फूड लाता है, वाटर फूड का व्यवस्था करेगा, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है और ये इसका इंटेगुमेंट्स है, और इसके बाहर में न्यूसेलस है। इस तरह से जो ओव्यूल है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल, ये आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करता है, और पूरा का पूरा जो ओवरी है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर एक फ्रूट के अंदर कितने सीड्स होंगे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने यूनिट्स हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब हम लोग देखेंगे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल किस कंडीशन में ओवरी के वाल के साथ अटैच होगा, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्लांट पर। हम लोग को जो यहाँ पर पढ़ना है एनसीईआरटी में, एक स्पेशल टाइप का ओव्यूल है जिसको एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखें एक डायग्राम, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो प्लेसेंटा क्या है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कुशन लाइक पैरेन्काइमेटस टिश्यू टू होल्ड फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल। और इसमें प्लेसेंटेशन क्या होता है? तो आप पढ़ चुके क्लास 11 में कि जो वाल है ओवरी का या जो एक्सिस है उसके अंदर, वहाँ पर कई तरह से प्लेसेंटा का अटैचमेंट अलग अलग पोजीशन पर होगा। इस तरह से 5 टाइप का प्लेसेंटेशन पैटर्न आप देख चुके हैं। अभी हम लोग देखें ओव्यूल, जिसको हम लोग कहेंगे इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, ये सिंगुलर है। इंटेगुमेंटेड का मतलब कवर्ड, यहाँ पर इंटेगुमेंट स्किन को जैसे हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब इंटेगुमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी सिंगल या डबल कवर इसके अराउंड होगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसको इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। इसका कई टाइप होता है, जैसे सबसे सिंपल टाइप है इसका ऑर्थोट्रोपस। ट्रोपस का मतलब होता है मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। यह है माइक्रोपाइल, जिस पोजीशन से ये शुरू होंगे उसको हम लोग कहेंगे चलाजा, चैलेजल एंड या बेसल पार्ट। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, ये बेसल पार्ट नीचे। लेकिन अगर ये बेंड करे, इस तरह से बेंड करे माइक्रोपाइल की तरफ, तो ये 90 डिग्री से बेंड किया तो हेमीट्रोपस। और अगर उल्टा हो जाए तो इसको हम लोग माइक्रोपाइल नीचे आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे एनाट्रोपस। 180 डिग्री रोटेशन है यहाँ पर। तो कई तरह से ये रोटेशन देखने को मिल सकता है। हम लोग को जो एनसीईआरटी में अभी पढ़ना है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल इधर है, इधर बेसल एंड है इसका, चैलेजल एंड, बेसल एंड इधर है। हालांकि बेसल नीचे होना चाहिए, ये रोटेट कर चुका है। तो हम लोग इसका दोनों कंडीशन एनसीईआरटी में देखते हैं। माइक्रोपाइल नीचे भी हो सकता है और चैलेजा ऊपर, लेकिन चैलेजा को ही ऊपर में बेसल पार्ट के नाम से जाना जाएगा। लेकिन एक डायग्राम में उल्टा भी किया हुआ मिलेगा आपको, जो अभी हम लोग
सिनकार्पस एपोकार्पस कंडीशन देख रहे थे, वहाँ पर जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसमें चैलेजा को नीचे किया गया है, बेसल पार्ट को नीचे किया गया, ताकि बेसल का एग्जैक्ट मीनिंग पता चल चुका। ये बेसल है, लोअर पार्ट है इसका। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल में हम लोग देखते हैं किस तरह से एनसीईआरटी ने इसको उल्टा करके बनाया है। इसके ऊपर इसके माइक्रोपाइल को ऊपर किया है और बेसल पार्ट को नीचे किया है। इसका उद्देश्य है कि बेसल मीन्स लोअर पार्ट की तरफ इसको दिखाना है, ये बेसल पार्ट है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जहाँ से बेसल पार्ट से इंटेगुमेंट्स शुरू होते हैं उसको चैलेजल पोल या बेसल पार्ट, और जहाँ पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है उसको हम लोग माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलस होल को कहते हैं। ये फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट है इसका। यहाँ वैस्कुलर टिश्यू है, ये वैस्कुलर टिश्यू सप्लाई देगा प्लेसेंटा के साथ ओवरी वाल से जुड़ा हुआ है। इनसाइड स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहेंगे, और इसी एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ इधर इंटेगुमेंट का कवर है, 2 इंटेगुमेंट है, तो इसको कहेंगे बाईटेगमिक। अगर यूनिटेगमिक है मतलब एक ही लेयर है इंटेगुमेंट का, और पॉलीटेगमिक है तो बहुत सा लेयर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में हम लोग बाईटेगमिक देखते हैं। एक कॉमन प्लांट्स है, कॉमनली पाया जाता है। एशैंटेलम के केस में हम लोग देख सकते हैं, और इसको एस्फोडेलस के केस में देख सकते हैं। तो हम लोग जो देखेंगे मोस्टली वो क्या होगा, बाईटेगमिक होगा, जहाँ पर 2 इंटेगुमेंट होगा, और यह एम्ब्रियो सैक या मेगा स्पोरेंजियम। इसलिए इस ओव्यूल को पूरे को हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंट से घिरा हुआ मेगा स्पोरेंजियम। ये एक टिपिकल है। यहाँ पर एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस को मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग देखते हैं इस तरह से देखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल यह है एनाट्रोपस का कंडीशन। इसमें से ये उल्टा हुआ है, 180 डिग्री कर्व है इसमें, ट्रॉपिक है इसमें, ट्रोपस है। इसलिए इसको जब सीधा करते हैं हम लोग, फिर से रिवर्स लेते हैं 180 से, तो एक कंडीशन एनसीईआरटी ने दिया है। यहाँ पर जो चैलेजा था वो अब नीचे दिख रहा है, उल्टा में बेसल पार्ट ऊपर चला गया था, लेकिन जब इसको हमने फिर से सीधा किया तो बेसल पार्ट नीचे आ गया है। इस तरह से जो फॉर्मेशन हुआ है एक इंटेगुमेंटेड बाईइंटेगुमेंटेड एम्ब्रियो सैक है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पर सबसे पहले ओव्यूल प्राइमोर्डियम में एक आर्कीस्पोरियल सेल है। इस आर्कीस्पोरियल सेल में एक बार माइटोसिस होगा, और इस माइटोसिस के कारण 2 तरह का सेल बनेगा, एक बाहरी पेराइटल और अंदर की तरफ स्पोरोजीनस सेल होगा। ये जो स्पोरोजीनस सेल है ये डिप्लॉयड है अभी, और ये हेप्लॉयड सेल है। इस स्पोरोजीनस सेल में, जिसको हम लोग कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इसके मियोसिस से 4 हेप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्शन होगा। ये 4 सेल्स जो हैं हेप्लॉयड है, मियोसिस के प्रोडक्ट हैं, और मेगास्पोर मदर सेल से बने हैं। तो मदर सेल से बनने के कारण इसका नाम मेगास्पोर्स है। यह है टेट्राड ऑफ हेप्लॉयड मेगास्पोर्स।
यह है पैराइटल सेल, यहाँ माइक्रोपाइल, इधर चैलेजल एंड है। अब इस डायग्राम को यहाँ से फिर डेवलप होते हुए देखते हैं। ऊपर के माइक्रोपाइल एंड और नीचे के चैलेजल एंड को हम लोग अभी याद रखेंगे। यहाँ पर जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट कर जा रहे हैं और एकमात्र जो है डेवलप करता है। जो चैलेजल एंड पर है, बेसल एंड पर है मेगास्पोर, वो फंक्शनल है और इसमें अब माइटोसिस होगा, लगातार 3 बार माइटोसिस होगा, यानी एक मियोसिस के बाद यहाँ पर 3 बार माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस से 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें दोनों ही पोल, चाहे वो माइक्रोपोलर एंड हो चाहे वो चैलेजल एंड हो, दोनों एंड से एक एक सेल यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। इसके कारण यहाँ पर रिमेनिंग कितना होगा, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पर भी। अब यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से जो सेल है 1, 2 और 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर होंगे, 1, 2 और 3 सेल चैलेजल एंड पर होंगे और 2 न्यूक्लियाई जो पोल पर से सेंटर में आए हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई बीच के सेल में आ जाएंगे। यहाँ पर अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और ये सभी अलग अलग 7 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे और तब उसको कहेंगे एक मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट विच इज नाउ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेटोफाइट हमने देखा था 3 सेल्ड स्टेज में, यहाँ पर 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज में हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट को मैच्योर्ड देखते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट वी सी हाउ दीज आर नेम्ड आफ्टर। ये जो हैप्लॉइड सेल है माइक्रोपाइलर एंड पर, चैलेजल एंड पर और इधर बीच में है, इनका नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। मान लेते हैं अगर एनाट्रोपस है और एनाट्रोपस को फिर से हम नीचे की ओर माइक्रोपाइल ले लें, इन्वर्टेड स्टेट में ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नीचे की ओर माइक्रोपाइलर एंड को लेंगे और ऊपर की ओर चैलेजल एंड लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग लेते हैं चैलेजल एंड या पोल, इधर माइक्रोपाइलर पोल या एंड लेते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक है इंटेगुमेंटेड है, इसके अंदर 7 सेल्स हैं। यहाँ पर 1, 2 और 3 सेल्स हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा सा सेल है और 2 सेल इसके स्मॉल साइज्ड है और बीच में 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का, और इस तरह से ये सेल्स अब मेम्ब्रेन में घिर गए हैं और इस तरह से सब सेल अलग हो गया है। यहाँ बीच में जो है सेंट्रल सेल और इन दोनों को कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर बीच में देखते हैं 3 है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये है एग सेल, ये है सिनर्जिड और यहाँ भी है सिनर्जिड। इसके साथ फिलीफॉर्म एपरेटस भी लगा हुआ है, फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पर एग एपरेटस क्या होगा, एग एपरेटस। तो हम लोग देखते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर एग सेल ए लार्जेस्ट साइज का है और 2 सिनर्जिड्स हैं, गाइड सेल्स हैं। ये 3 सेल मिल करके और एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। सिनर्जिड्स एक तो
पॉलन ट्यूब के एंट्री के समय और दूसरा एंट्री के बाद रीजनरेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एग सेल फर्टिलाइजेशन के लिए, और अपोजिट एंड पर जो एंटीपोडल्स सेल कहते हैं इसको, एंटीपोडल यानी एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर 3 है और 3 यहाँ पर सेल हैं। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है माइक्रोपाइलर एंड पर, इसको हम लोग कहेंगे इमैच्योर्ड स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम लोग कहेंगे मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट। और ये अभी भी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट के अंदर ही है। मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या कंडीशन है, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। इसमें सेंट्रल सेल जो है लार्जेस्ट है और उसमें पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन मिलकर एक हो जाते हैं, जिसको डिफिनिटिव न्यूक्लियस कहेंगे, और ये 2n हो जाएगा। इस तरह से एक मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर मैच्योर्ड एंड दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। खास करके जैसे न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, इन सबों का क्या फंक्शन है, एम्ब्रियो सैक, इन सबों का इंडिविजुअल फंक्शन क्या क्या है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पर 4 में से एक ही सेल सर्वाइव कर रहा है और इसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कौन कौन से पार्ट हम लोग यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट में या मेगास्पोरेंजियम में देखते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। एक मैच्योर्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। Inside it there is the condition where 7 cells, 3 antipodal, 3 synergids and egg apparatus and 1 central cell consisting of 8 nuclei, 7 celled 8 nucleate stage. This is the final stage of female gametophyte prior to fertilization. Here we can see the functions. What will be the functions and the remaining structures after fertilization and after development, embryonic development. These integuments remains as seed coat. It may be unitegmic or bitegmic. So seed coat may be 2, that is outer seed coat and inner seed coat. So these integuments remain. The entire ovule converts to seed, and integuments, the outer portion here, is become converted to seed coats, testa and tegumen. Next after is, so ovule become converted to seed after maturation, fertilization and development. Ovule whole is converted into seed, whole ovary into fruit. Now integuments into seed coats. Inside it is the parenchymatous tissue, nucellus. Parenchymatous tissue, it is used as nutrients or remains in seed. कुछ सीड में जैसे कॉफ़ी, इन सबों में ये बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है।
इसी तरह से यहाँ पर अब इनसाइड एम्ब्रियो सैक देखते हैं, एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेट। इसी तरह से फिलीफॉर्म एपेरेटस विथ यहाँ पर सिनर्जिड्स, ये सब के सब डीजेनरेट हो जाएंगे। केवल एग न्यूक्लियस आगे चलकर 2n जायगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे और पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद 3n जायगोट बनाएंगे, जो आगे चलकर एम्ब्रियो का फूड बनाएगा। उस फूड को एंडोस्पर्म कहेंगे। तो ये सब फेट है, आगे का भविष्य है इन सारे स्ट्रक्चर्स का। अब इन सारे का फंक्शंस देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं न्यूसेलस को। न्यूसेलस जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहेंगे, इंटेगुमेंट्स के अंदर है और इंटेगुमेंट के साथ अगर मेगास्पोरेंजियम को जोड़ेंगे तो ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके एक एक पार्ट का क्या फंक्शन है, कौन सा पार्ट क्या करता है। यहाँ पर हमने देखा कि मैचुरेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बाद किसका किस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कौन सा पार्ट तुरंत ही डीजेनरेट भी कर जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूसेलस। यहाँ टर्मिनोलॉजी को भी बहुत अच्छे से देखना होगा। न्यूसेलस, इसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम, और अगर इसको इंटेगुमेंटेड कर देंगे तो हो जाएगा ओव्यूल। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं न्यूसेलस को। न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। इसमें काफ़ी मैसिव न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं। पैरेन्काइमेटस मैसिव न्यूट्रिएंट लेडेन सेल्स हैं। जैसा कि नाम है, इसमें मैसिव न्यूट्रिएंट अगर इसमें है, इसका मतलब ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा पूरे एम्ब्रियो सैक को डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइक्रोपाइल। क्या, जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं है उस स्पेस को एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स और अपोजिट देख रहे थे, अपोजिट टू चला जा इन एनाट्रोपस ओव्यूल, अपोजिट में आ रहा था। ये माइक्रोपाइल परसिस्ट करता है, persists in seeds for entry of water during germination of seed। जैसे हम लोग ग्राम सीड को देखें तो ग्राम सीड में जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखता है डार्क जैसा, डार्क स्ट्रक्चर, यही है माइक्रोपाइल, जिससे वाटर इंटर करेगा और इसका डेवलपमेंट होगा सीड में। यह है माइक्रोपाइल, अ स्मॉल ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ इंटेगुमेंट, जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हाइलम। हाइलम किस पॉइंट को कह रहे थे? अटैचमेंट पॉइंट, अटैचमेंट पॉइंट ऑफ ओव्यूल विथ उसका जो स्टॉक है फ्यूनिकुलस, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स पर अटैच्ड होते हैं, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड, ओव्यूल का अटैचमेंट पॉइंट है, यह है हाइलम। नेक्स्ट इज फ्यूनिकुलस, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकुलस, जो इधर प्लेसेंटा को और इधर हाइलम के पास ओव्यूल को जोड़ता है, तो यह है हाइलम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी सी द फ्यूनिकुलस अटैचेज हाइलम टू प्लेसेंटा,
यानी हाइलम मतलब एक तरफ से ओव्यूल को और एक तरफ प्लेसेंटा को जोड़ता है और ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह है फ्यूनिकुलस, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिस पर ये खड़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं सिनर्जिड्स क्या है। अब इसके अंदर में आकर देखते हैं जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर का स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे एक चलाजा भी आता है इसमें। चलाजल एंड का मतलब होता है बेसल एंड, बेसल एंड का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ इंटेगुमेंट्स, जहाँ से इंटेगुमेंट्स और जिधर से सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आएगा। हम लोग देखते हैं कि जो 4 मेगास्पोर था उसमें से एक माइक्रोपाइलर एंड पर बच जा रहा था और वही डेवलप करके इस पूरे का 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड 2 एंड बनता है एम्ब्रियो सैक का और दोनों तरफ अलग अलग फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। फिलहाल हम लोग देखें इसमें सिनर्जिड्स क्या है। ए हेल्पर सेल है अराउंड द एग सेल, एग सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, सबके सब हेप्लॉइड सेल्स और इनमें हेल्पर सेल के साथ फिलीफॉर्म अपरेटस भी इसके साथ जुड़ा होता है। तो यह है सिनर्जिड्स। ये डीजनरेट कर जाते हैं, दीज डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये हेल्पर सेल हैं, ये कैसे हेल्प करेंगे? सिनर्जिड्स अपने फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा पॉलन के एंट्री को गाइड करते हैं, गाइड्स एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, इसलिए इसको हेल्पर सेल भी कहा जाता है। ये सिनर्जिड्स हैं। एंटीपोडल सेल्स हमने देखा, ये डिजनरेट कर जाएंगे और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स का भी काम करते हैं। एंटीपोडल सेल्स किस एंड पर होंगे? चैलेजल एंड पर होंगे और प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, उधर से आने का रास्ता है टू एम्ब्रियो सैक। यह एंटीपोडल सेल, ये भी डिजनरेट कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फूड के रूप में एंडोस्पर्म बनने लगता है तो यहाँ पर ये डीजनरेट कर जाते हैं। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म एपरेटस। एक्चुअल में क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो सिनर्जिड्स के साथ जुड़े हैं और ये पेनिट्रेट करके और सेंट्रल सेल तक अपनी पहुंच बनाते हैं। ठीक है, तो सिनर्जिड्स के वाल के चारों तरफ पाए जाने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं फिलीफॉर्म सेल्स। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द walls of synergids. It joins with central cell. प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये यहाँ तक अपना पहुँच बनाए होते हैं। इसका फंक्शंस क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फंक्शंस क्या है? इसका काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, वहाँ पर शुगर सब्सटेंस को जमा करना, एक सेलुलोजिक स्ट्रक्चर्स बनाता है वहाँ पर, और पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को कैसे अट्रैक्ट करता है? पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जैसा कि हम जानते हैं सुगरी सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा होता है और यहाँ पर शुगर का सबसे ज़्यादा डिपोजिशन किया जाता है। इसका और भी फंक्शन है न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉलन ट्यूब को ये ओपन होने में भी हेल्प करता है, ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, और कुछ सेक्रीशन भी देता है। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और इनका ये फंक्शन है। यह है फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट भी रेडी है, फीमेल गैमेटोफाइट भी रेडी है। अब इन दोनों के बीच में क्या होना होगा? तो ये हो गया आपको केवल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और मैचुरेशन।
अब दोनों फर्टिलाइजेशन के लिए एक जगह पर आएंगे। तो गैमेट के फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने देखा था एक स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट का ट्रांसफ़र होना यूजुअली जो हम लोग देखते हैं मेल गैमेट का ही ट्रांसफ़र होता है और फीमेल गैमेट अपने पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, स्पोरोफाइट के साथ अटैच होता है, क्योंकि फर्दर जो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद जो मैचुरेशन सीड के रूप में होगा, फ्रूट के रूप में होगा, इन सबों के लिए ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड बाय स्पोरोफाइट्स। सो फीमेल गैमेटोफाइट इज स्टिल अटैच्ड टू द parent body, that is a sporophyte, and male gametophyte in 3-celled stage, sometimes in 2-celled stage, reaches on the stigma of the female flower, that is carpel or pistil। तो अब हम लोग देखें इसमें पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र किसका होगा? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन अपने पेरेंटल सेल से चलकर और स्टिग्मा तक आएगा और इस ट्रांसफ़र को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे पॉलिनेशन। तो पहला इवेंट हम लोगों ने देखा कि द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? फाइनली यहाँ पर रिजल्ट क्या मेरे पास आया? 3-सेल्ड स्टेज में मेल गैमेटोफाइट और 7-सेल्ड स्टेज में फीमेल गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पर पॉलिनेशन होना है। कुछ प्लांट में पॉलिनेशन 2-सेल्ड स्टेज में हो जाता है और लास्ट माइटोसिस जो उसमें मेल गैमेटोफाइट में होगा वो स्टिग्मा के ऊपर होता है। कुछ में पेरेंट बॉडी में ही 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, देन आफ्टर दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो हम लोग देखें अब पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन को सिंपली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर स्पीसीज बदलेगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो सेम स्पीसीज तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है 2-सेल्ड भी हो सकता है या 3-सेल्ड भी हो सकता है। 2-सेल्ड स्टेज या 3-सेल्ड स्टेज में हो सकता है। अगर 2-सेल्ड में है तो एक और माइटोसिस यहाँ होगा, अगर 3-सेल्ड में गया है तो नो माइटोसिस होगा। ठीक है, इस तरह से पॉलिनेशन अब कितने तरीके से होगा हम लोग देखें। पूरे एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन का टाइप कितना है? तो हम लोग सबसे पहले 3 टाइप का पॉलिनेशन देखेंगे। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें किसी एजेंट की ज़रूरत न पड़े और एक ही प्लांट में हो जाए। दूसरा है कि एक ही प्लांट है लेकिन अलग अलग ब्रांचेज हैं और उन पर ट्रांसफ़र होना है, तो जेनेटिकली तो वो सिमिलर हैं लेकिन वहाँ पर एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा देखेंगे जहाँ पर कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच के फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर पॉलिनेशन को ब्रॉडली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला होगा ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और तीसरा हो जाएगा जेनोगैमी। तो यहाँ पर जो बीच में गिटनोगैमी है उसमें डबल कंडीशन हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर है बट वहाँ पर जो एजेंट है इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग कहते थे क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें एजेंट इन्वॉल्व हो, तो वो टर्म अब हटाकर जेनेटिक्स के बेसिस पर मेनली हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में रख दिया है। बीच का जो कंडीशन था जिसमें जेनेटिकली सिमिलरिटी है पेरेंट्स के बीच में, गैमेट्स के बीच में, बट एजेंट्स इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप गिटनोगैमी में रख दिया। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या क्या उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए फ्लावर का, उसके बाद एंथर का, पॉलन का, स्टिग्मा का, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में
इनके अलग अलग पार्ट डेवलप होते हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के समय। एनिमोफिली के लिए अलग, हाइड्रोफिली के लिए अलग, इंटोमोफिली के लिए अलग। तो कहाँ पर कलर होना चाहिए, कहाँ पर उसमें नेक्टर होना चाहिए, कहाँ पर हल्का होना चाहिए, कहाँ भारी होगा, स्टिकी होगा, नन स्टिकी होगा, उसका स्टिग्मा कहाँ सोई होगा, कहाँ पर उसका पेटल सोई होगा, कहाँ स्टिग्मा ब्रॉडर होगा, हेयरी होगा। तो इन सारे कंडीशंस के साथ हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।